दोस्तों पिछले साल निकोलस एस्कोबार को एक बैग मिला था जिसमें 18 मिलियन यूएस डॉलर था और ये बैग निकोलस का चाचा पाब्लो एस्कोबार ने छुपाया था। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार एक बहुत फेमस ड्रग डीलर था और उस ड्रग डीलिंग बिजनेस में से जो पैसे कमाता था वो उस पैसे को बैंक में नहीं रख सकता था और ना आराम से स्पेंड कर सकता था। और वो इतना पैसे कमा रहा था कि जगह नहीं था पैसे रखने के लिए, तो वो सारा पैसे जमीन में दफन करने लगा या फिर दीवार के अंदर छुपाने लगा। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार का मौत 27 साल पहले हो गया था, बट शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज तक लोग कोलंबिया जाते हैं इसी उम्मीद में कि वो लोग पाब्लो एस्कोबार का पैसा ढूंढ सके जो जमीन के अंदर दफना है। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार अपना पैसे बैंक में नहीं रख सकता था क्योंकि वो पैसा इलीगल तरीके से कमाया था। तो उसने कुछ पैसे, जैसे मैंने बोला था, उसने जमीन में दफना दिया और कुछ पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग किया था। तो सवाल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, और अगर किसी कंट्री में कोई अपना मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसका इफेक्ट नॉर्मल पब्लिक पे कैसे हो सकता है। मेरा नाम अनमोल चोपड़ा है और आप देख रहे हो द इकोनॉमिक डिटेक्टिव। दोस्तों 100 साल पहले जनवरी 1920 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अल्कोहल और ड्रग्स को टोटली बैन किया था और इस रूल का नाम था द वोल्स्टेड एक्ट, जिसमें मेंशन था कि शराब सेल करना या फिर शराब पीना या फिर शराब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना एक क्राइम है। और अमेरिकन कांग्रेस ने इस एक्ट को अप्रूव किया था क्योंकि कांग्रेस मेंबर्स ये मानते थे कि शराब पीने से क्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है अमेरिका में और करप्शन भी ज्यादा होता है। और ये रूल तकरीबन 13 साल तक चल रहा था, 1920 से लेके 1933 तक। लेकिन ये 13 साल में ये कानून होते हुए फिर भी लोग शराब पीते थे और सेल भी करते थे। हुआ ये था कि इटालियन माफिया ने शराब का स्मगलिंग करते थे और अमेरिका में ब्लैक मार्केट का पूरा कंट्रोल इटालियन माफिया का अंदर था। और उस वक्त इटालियन माफिया में एक बहुत फेमस आदमी था जिसका नाम था अल्फोंस गैब्रियल अल कैपोन। और उस बंदे ने शराब स्मगलिंग बिजनेस से मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाया था। बट अल्फोंस को टेंशन था कि अभी इस पैसे को मैं खर्च कैसे करूं और गवर्नमेंट को क्या बताऊं कि ये पैसे कैसे कमाया था, क्योंकि उसका एज सिर्फ 30 साल का था और उसका बाप एक नॉर्मल सा हेयर कटिंग का दुकान चला रहा था। तो उस वक्त अल्फोंस ने अपना दिमाग चलाया था और एक लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट किया था और अपना इलीगल पैसे लॉन्ड्री के प्रॉफिट के साथ शामिल करने लगा। और ऐसे गवर्नमेंट ने ये सोचने लगी कि अल्फोंस का जो सारा जायदाद है वो लॉन्ड्री बिजनेस से कमाया था। और ऐसे दुनिया के सामने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम पहली बार आ गया था। लेकिन दोस्तों अल्फोंस अरेस्ट हो गया था 1932 में, लेकिन उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं डाल पाए क्योंकि उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम नहीं था। तो उसके ऊपर ये केस लग गया था कि वो इनकम टैक्स पे नहीं करता था। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिशियली एक क्राइम बन गया था 1986 में और उस रूल का नाम था मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट। दोस्तों आज के टाइम में मनी लॉन्ड्रिंग का तरीके बहुत हो गया और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शन यूज करते हैं कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज के टाइम में मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे। वैसे बहुत तरीके होते हैं लेकिन एक तरीका है जो बहुत यूज होते हैं और उस तरीके में 3 स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। पहला स्टेप प्लेसमेंट, दूसरा स्टेप लायरिंग और तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन। दोस्तों प्लेसमेंट में पैसे को छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं, बट ये प्रोसेस एक बार में नहीं करते हैं। मतलब एक महीने में छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरा बैंक में
नया अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी डिपॉजिट करते हैं, फिर तीसरे महीने में भी सेम हो जाता है। तो ऐसे करते करते मतलब पूरा पैसे डिपॉजिट करती है अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट से। और दोस्तों इन लोगों के लिए ये स्टेप सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है, क्योंकि उसके जेब से पहली बार ये इलीगल पैसे निकल रहा है और बैंक्स में जा रहा है। क्योंकि अगर बैंक ने उस आदमी को ये पूछा कि ये पैसे कहाँ से आया, तो उसको जवाब देना मुश्किल हो सकता है, और अगर बता नहीं पाए तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए ये लोग बहुत केयरफुली होते हैं और बहुत छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, और अगर इस स्टेप को बिना प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर पाए तो उस वक्त दूसरा स्टेप शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप लायरिंग है, और ये स्टेप में वो आदमी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। मतलब एक घर खरीदा, फिर वो घर को सेल किया, फिर दोबारा नया घर खरीदा, फिर दोबारा वही घर को सेल किया, फिर एक गाड़ी खरीदा, फिर उस गाड़ी को सेल किया, फिर एक जमीन खरीदा, फिर उस जमीन को सेल किया, और ऐसे करते करते वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर होता है, और दूसरे अकाउंट से तीसरा अकाउंट, और एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरा बैंक। और इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर कोई उसको ये पूछता है कि तेरे पास ये पैसे कहाँ से आया था, तो वो बोलेगा मैंने ये घर सेल किया था, तो ये उसका पैसा है। और अगर उसको ये पूछा कि ये घर का पैसा कहाँ से आया, तो वो बोल सकता है कि मैं उससे पहले एक रेस्टोरेंट को सेल किया था। और ऐसे करते करते वो मतलब बस बोलता रहेगा मैंने उससे पहले ये सेल किया, उससे पहले वो सेल किया, और वो बात को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, और उसका जो इलीगल मनी चुक जाता है। और जितना वो ट्रांजैक्शन करेगा उतना वो उस इलीगल मनी के सच्चाई से दूर जाएगा। और अब ये स्टेप्स करने के बाद और अब किसी को पता नहीं लगा सकता है कि उसने इलीगल मनी से स्टार्ट किया, तो वो थर्ड स्टेप स्टार्ट करता है, इंटीग्रेशन। और इस स्टेप में अब वो आराम से उस पैसे का कुछ भी कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर घर गाड़ी सब कुछ ले सकता है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कि आज के टाइम ये काम बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स भी इन्वॉल्व हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, बट इन सब में पब्लिक पे कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2008 से लेके 2017 तक कुछ कंट्रीज का 9 ट्रिलियन का नुकसान हो गया था मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स ना पे करने की वजह से, क्योंकि वो सारा पैसे उन कंट्रीज के बाहर चला गया था। और वो पैसा अगर उस कंट्रीज में रह गया होता तो शायद वो कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड हो जाता, और उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करते और लोगों को जॉब्स भी मिल गया होता। शायद उस पैसे से हॉस्पिटल और स्कूल भी बन गया होता, या फिर हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता। दोस्तों आज के लिए बस उतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।